हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। फिजिक्स के पिछले सेशन पे हमने पढ़े थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और आज के सेशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं वेव एंड वेव मोशन के बारे में। चलो शुरू करते हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमें दिखती तो नहीं पर हर पल हमारे चारों तरफ मौजूद है, हरकत में है। ये दुनिया है तरंगों यानी वेव्स और ध्वनि की। हम सब ने ये महसूस किया है ना? सड़क पर जब कोई एम्बुलेंस तेजी से पास आती है तो उसकी आवाज एकदम तीखी हो जाती है, और जैसे ही वो दूर जाती है आवाज भारी हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी सवाल के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वेव या तरंग होती क्या है। फिर हम इसकी बनावट को समझेंगे, ध्वनि के पीछे के विज्ञान में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि असल दुनिया में ये कैसे काम करती है। और हाँ, आखिर में उस डॉपलर इफेक्ट की गुत्थी तो सुलझानी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये वेव है क्या चीज? ये वो मौलिक हलचल है जो हमारी दुनिया में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे शांत पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? लहरें बनती हैं, राइट? अब ये लहरें पानी को आगे नहीं ले जाती, वो तो बस पत्थर से मिली एनर्जी को आगे बढ़ाती हैं। बस वेव भी ऐसी ही है। समझ लीजिए, ये एनर्जी का एक डाकिया है जो एनर्जी का पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, पर माध्यम को अपनी जगह से नहीं हिलाता। अब ये एनर्जी दो मुख्य तरीकों से सफर करती है। पहली है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसे कि हमारी आवाज। इसमें पार्टिकल्स आगे पीछे मतलब वेव की दिशा में ही वाइब्रेट करते हैं। और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स, जैसे रोशनी। यहाँ पार्टिकल्स ऊपर नीचे यानी वेव की दिशा के परपेंडिकुलर नाचते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेव को हम पहचानते कैसे हैं? चलिए अब देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, इसके जरूरी हिस्से क्या हैं। सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड। सिंपल भाषा में लहर अपनी शांत अवस्था से कितनी ऊपर या नीचे जाती है। फिर है वेवलेंथ। ये एक लहर के टॉप से दूसरी लहर के टॉप तक की दूरी है। और हाँ, सबसे जरूरी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से गुजर जाती हैं, और इसी को नापने की यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, अब जब वेव्स की एबीसी समझ आ गई है तो अपने मेन टॉपिक यानी साउंड पर वापस आते हैं। आखिर ये वाइब्रेशंस, सुनाई देने वाली आवाज बनती कैसे हैं? देखिए, साउंड वेव्स असल में हवा में प्रेशर का घटना बढ़ना है। जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो वह अपने आसपास की हवा के पार्टिकल्स को धक्का देती है, उन्हें दबाती है, और इससे एक प्रेशर वेव बन जाती है। और यही वजह है कि स्पेस में आवाज क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहां धक्का देने के लिए कोई हवा, कोई माध्यम है ही नहीं। तो ये प्रेशर वेव्स हम तक पहुंचकर साउंड कैसे बनती हैं? प्रोसेस बहुत कमाल का है। स्टेप 1, हवा में जो प्रेशर का बदलाव है वो हमारे कानों तक पहुंचता है। स्टेप 2, ये वाइब्रेटिंग हवा हमारे कान के पर्दे को वाइब्रेट करती है। और फिर आता है स्टेप 3, जहां हमारा दिमाग इन वाइब्रेशंस को डिकोड करके बताता है कि हमने क्या सुना। है ना अद्भुत? और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है वेव की प्रॉपर्टीज और जो हम सुनते हैं उसके बीच। आवाज कितनी तीखी है या भारी, जिसे हम पिच कहते हैं, वो वेव की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। सिंपल है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। और आवाज कितनी तेज या धीमी है यानी लाउडनेस, वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउड आवाज। इस लाउडनेस को नापने की यूनिट है डेसिबल। और ये स्केल कितना बड़ा है, जरा इस पर नजर डालिए। एक हल्की सी फुसफुसाहट, वो है करीबन 15 डेसिबल। हमारी नॉर्मल बातचीत, वो है लगभग 60 डेसिबल। और एक जेट इंजन, वो 120 डेसिबल तक पहुंच जाता है। इतना लाउड के कानों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में साउंड कैसे बर्ताव करता है। इसकी रफ्तार, इसकी गूंज या इको, और पानी के नीचे इसका इस्तेमाल। पता है, साउंड की रफ्तार फिक्स नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो ट्रैवल कहाँ कर रही है। जैसे हवा में इसकी रफ्तार है 343 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पानी में ये 4 गुना से भी ज्यादा तेज हो जाती है, 1493 मीटर प्रति सेकंड। और लोहे जैसी ठोस चीज में तो ये रॉकेट की तरह भागती है, 5130 मीटर प्रति सेकंड। साउंड की एक और बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। जब आवाज किसी चीज से टकराकर वापस आती है तो उसे ही हम इको या गूंज कहते हैं। लेकिन एक सवाल है,
हमें हर जगह इको क्यों नहीं सुनाई देती? इसके पीछे भी साइंस है। एक साफ इको सुनने के लिए सामने वाली दीवार का कम से कम 17 मीटर दूर होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को असली और लौटी हुई आवाज में फर्क करने के लिए 0.1 सेकंड का वक्त लगता है, और इतने वक्त में आवाज करीबन 34 मीटर ट्रैवल करती है, यानी 17 मीटर जाने का और 17 मीटर आने का। है ना कमाल? और इको के इसी सिद्धांत पर एक पूरी टेक्नोलॉजी आधारित है, जिसे हम कहते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र की गहरी अंधेरियों में जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती, जहाज और पनडुब्बियां इसी का इस्तेमाल करके रास्ता खोजते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चमगादड़ अंधेरे में शिकार करने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और अब वक्त आ गया है उस सवाल पर वापस आने का जिससे हमने ये पूरा सफर शुरू किया था, वो एम्बुलेंस सायरन का रहस्य। चलिए इस मिस्ट्री को हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। याद है ना वो आवाज? जैसे ही एम्बुलेंस पास आती है, सायरन की पिच एकदम हाई हो जाती है, और जैसे ही वो हमसे दूर जाती है, आवाज एकदम गहरी और लो पिच हो जाती है। फिजिक्स में इस इफेक्ट का एक खास नाम है, द डॉपलर इफेक्ट। सीधे शब्दों में ये तब होता है जब आवाज पैदा करने वाले और सुनने वाले के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो, और इस मूवमेंट की वजह से साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाता है। तो हो क्या रहा है? जब एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही है तो वो साउंड वेव्स को आगे से दबा रही है। इससे वेवलेंथ छोटी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? हाई पिच। और फिर जैसे ही एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो वो साउंड वेव्स को पीछे की तरफ खींचती है। इससे वेवलेंथ लंबी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नतीजा लो पिच। बस इतना सा ही है ये सारा रहस्य। तो इससे एक बात साफ है, साउंड वेव्स सिर्फ वाइब्रेशंस नहीं हैं, ये अपने साथ मोशन, दूरी और ऊर्जा की पूरी कहानी लेकर चलती हैं। डॉपलर इफेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि अगर साउंड वेव्स हमारे पास से गुजरते हुए इतना बदल सकती हैं, तो सोचिए हमारे चारों तरफ जो अनगिनत दूसरी अदृश्य वेव्स हैं, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, वो हर पल, हर लम्हा कैसे बदल रही होंगी।